1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता ने कुछ कानूनी संशोधन होने के पश्चात भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने आईपीसी की जगह ले ली है। अब इस आमूलचूल हुए परिवर्तन में नए अपराधों की रोकथाम को लेकर उसमें तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, किस तरह की ये प्रक्रिया है, क्योंकि कई धाराएं इसमें जुड़ी गई हैं, कई धाराएं हटाई गई हैं। हालांकि इस प्रक्रिया से हुए परिवर्तन से कानूनी प्रावधान से लोग अनजान हैं। अभी तक लोगों के संज्ञान में ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के उपरांत कानूनों में जो सजाएं दी जाती है वो यथावत रहेंगी या उसमें कोई संशोधन, इस टाइप तमाम तरह की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है लेक्चरर एवं अधिवक्ता पूजा ठाकुर जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे जो परिवर्तन का लाभ जो है उन्हें किस तरह से, लोगों को किस तरह से मिल सकेगा। जी मैडम, पॉइंट मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल है कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में मैडम एक्चुअल में अंतर क्या है? भारतीय न्याय संहिता जो थी, हमारी भारतीय दंड संहिता जो हुआ करती थी वो पुरानी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना के गया था, अंग्रेजी लोग बना के गए थे। अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए नहीं थे तो उससे पहले हमारे राजाओं के जो चलते थे नियम कानून वो चलते थे, जो कि कोडिफाइड नहीं थे। कोडिफाइड मतलब लिखित रूप से नहीं थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने अपना ही लॉ, जिसमें उनका ही शासन चल सके, वैसा उन्होंने बनाया था, जो कि अभी तक चलते आ रही थी, जो कि ज़्यादातर दंडात्मक प्रक्रिया को अपनाती थी, जो दंड की पद्धति थी। और हमारा जो कानून है वो ज़्यादातर सुधारात्मक अप्रोच की तरफ काम करना चाहता है। इसलिए काफ़ी समय से चल रहा था कि हमें नए अपने क्रिमिनल लॉ बनाने चाहिए, जो कि फाइनली अब बन चुका है। तो इसमें अगर हम सोचें कि क्या नया आया है बीएनएस में, तो पुराने जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं मिलेगा। हाँ, सेक्शंस दोबारा पढ़ने पड़ेंगे जो लॉ के वो हैं, जो लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या अधिवक्तागण हैं या जजेस ही क्यों ना हो। बट अगर हम बात करें कि जो मेजर चेंजेस हैं जो समाज के लिए आए हैं, वो है जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा और स्नैचिंग, झपटमार जो कि होता है, एंड मॉब लिंचिंग। ये सारे कुछ ऐसे मेन चीज़ें हैं, मेन पनिशमेंट्स या बोलो या फिर कोई अपराध बोलो, उसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया है, जिससे कि हमारी जो पद्धति है कानून की वो काफ़ी अच्छे से अब चले। मैडम, नए आपराधिक कानून को लाया क्यों गया, उसके पीछे वजह क्या है? लोगों के ज़्यादातर संज्ञान में मैडम ये चीज़ नहीं आ सकती, तो कैसे किया जा सकता है मैडम? क्योंकि लोग अपने अधिवक्ताओं के पास जाते हैं, लेकिन उनकी तमाम तरह की जानकारियाँ नहीं होने से उन्हें परेशान होना पड़ता है। इसलिए इस बार का जो कानून बनाया गया है उसे इतना सरल बनाया गया है कि पहले अगर आप देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आता था लोगों को, क्योंकि लीगल टर्म बहुत अलग होता है। मतलब अगर आप साधारण हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो अलग होता है, लीगल टर्म अगर आप पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अलग, एक अलग ही भाषा तो नहीं कहूँगी, पर उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो इसे बहुत ही साधारण सिंपल बनाया गया है कि नॉर्मल लोग भी इसे समझ सकें। और आज का जो 21वीं सेंचुरी में जो चीज़ ज़रूरत थी उस हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि पुराना जो चलते आ रहा था उसमें सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें अभी इतनी बढ़ रही है कि आजकल हर एक इंसान के हाथ में फ़ोन है, उसको भी लेकर हमारे पास कोई प्रावधान नहीं था, उसे भी जोड़ा गया है। भले आप प्रक्रिया में बोलो या बीएनएस में बोलो, ये सब में उन्हें भी जोड़ के उन्हें भी जगह दिया गया है। जैसे कि पहले जो हमारा साक्ष्य हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम लोग द्वितीय साक्ष्य में डालते थे, पर अब वो प्राइमरी एविडेंस होता है, प्राथमिक साक्ष्य में। मतलब नए कानून के लागू होने के उपरांत से? जी जी, नए कानून में ही अब उसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा देखा जाए कि बहुत अच्छा रहेगा हमारे आगे के कानून में। और अगर सामुदायिक सेवा के बारे में अगर मैं बताऊं तो सामुदायिक सेवा अभी बहुत हाईलाइट हुआ है कि ये क्या चीज़ है। तो हमारा जो जेल है उसमें आपने पहले भी सुना होगा, देखा होगा कि बहुत ही भीड़ है, जगह नहीं है वहाँ पे रखने के लिए। तो उसमें हमारे जो पुराने लॉ थे उसमें क्या करते थे हम कि अगर कोई प्रथम अपराधी भी है, मतलब किसी ने अगर पहली बार भी किया है अपराध, छोटे अपराध भी अगर किए, तो उन्हें भी हम जेल में कारावासित कर देते थे। तो उसके लिए एक अच्छा विकल्प निकाला गया है कि कम्युनिटी सेवा, मतलब सामुदायिक सेवा निकाला गया है, जिसमें कि अनपेड सेवा उन्हें करना होता है। जैसे कि चोरी में इसे डाला गया है, जो 5,000 से कम की अगर चोरी कर रहा है और अगर वो प्रथम अपराधी है और अगर वो चोरी का सामान लौटा देता है या चोरी का जो सामान का जो मूल्य है वो लौटा देता है, तो उसे केवल सामुदायिक सेवा में। उससे क्या है कि जेल में एक तो सुविधा होगी, ज़्यादा भरेगा नहीं। दूसरी बात, एक इंसान के मेंटली वो सोचने लगता है कि मैं क्रिमिनल हूँ,
वो चीज़ के लिए भी एक अच्छा विकल्प है कि उसे वापस सोसाइटी में अच्छे से जीने का मौका मिलेगा। और उसके ऊपर एक जो रहता है कि नहीं मैं क्रिमिनल हूँ, मैं वो जा रहा हूँ, तो एक सुधारात्मक पद्धति के और मैडम इसमें जैसे कि आपने बताया कि सुधारात्मक पद्धति, लेकिन इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे में जो इस तरह की घटनाओं में संलग्न में जो पहली बार अपराध करते हैं, भले छोटा अपराध रहा चोरी से संबंधित, तो ऐसे लोगों को मैडम हौसला बुलंद नहीं हो गया। सर हौसला बुलंद नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार जो ये इंसान चला जाता है तो उस माहौल में जब वो क्रिमिनल्स के बीच में रहता है तो सोसाइटी भी उन्हें बाहर निकलने पर नहीं अपनाती कि वो सुधरना भी चाहे तो फिर उसके बाद सुधर नहीं सकता, और मेंटली भी कहीं ना कहीं उसका अप्रोच फिर थोड़ा क्रिमिनल्स की तरफ चले जाता है। और वही आप सोच कर देखिए, किसी ने पहली बार अपराध किया होकर आप उसे ऐसे ही सजा, कम्युनिटी सर्विस जैसी सजा देकर अगर आप छोड़ देते हैं तो उसे एक नया मौका मिलता है, क्योंकि वो जेल में नहीं जाता, तो एक क्रिमिनल का मैं अगर मैं बोला जाऊँ तो एक धब्बा नहीं लगता, तो उसके पास एक अच्छा विकल्प होता है कि वापस अपने जीवन को सुचारू रूप से वापस चलाए। मैडम जो नया कानून आया और पुराने कानूनों से किस तरह से अलग है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। जैसे कि मैंने मॉब लिंचिंग के बारे में अभी कहा था, जिसमें पहले हम कहते थे भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कि अगर कोई भीड़ आता है किसी पर आक्रमण कर रहे तो, पर अब उसके लिए भी बोला गया है कि अगर कोई भीड़ है जो किसी के ऊपर आक्रमण करती तो उसकी सज़ा मृत्यु तक डाला गया है, कि उनकी सज़ा मृत्यु तक भी डाली जाएगी और सभी इसी भांति पे कारावासित होंगे कि मानो वो सब ने भी वो क्राइम किया है। और स्नैचिंग को पहले जगह नहीं दी गई थी, जो झपट मार होता है उसको अपन चोरी में ही ले लेते थे, उसको लेकर की गई प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो हमने स्पीडी ट्रायल की तरफ हम गए हैं। पहले आप देखे होंगे तारीख पे तारीख चीज़ें चलती थी, अब वो चीज़ें स्पीडी ट्रायल में चलेंगी जितनी भी, जैसे कि कोर्ट्स को बोल दिया गया है कि जैसे ही आखिरी हियरिंग होती है, आखिरी आर्ग्यूमेंट होता है, 45 डेज़ के अंदर अंदर उन्हें जजमेंट पारित कर देना है। वही पहली हियरिंग में ही उन्हें 60 दिन के भीतर भीतर चार्ज अपना वो कर देना है। अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका बहुत ही जल्द 7 दिन के भीतर भीतर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको दे दिया जाएगा, उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी। तो ये ऐसे कुछ बहुत अच्छे विकल्प हैं, जैसे कि जिनकी सज़ा 3 साल, ऐसे कोई अपराध जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है पर 7 साल से कम है, उनके लिए हमेशा अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छा विकल्प पुलिस वालों के लिए निकाला गया है कि अगर वो परमिशन लेते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कि वो केवल प्रारंभिक जाँच उस पर करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रारंभिक जांच करके 14 दिन के भीतर भीतर रिपोर्ट देना पड़ेगा, और उसमें अगर ये पाया जाता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो प्रारंभिक जांच से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ नियम है, कुछ प्रक्रिया जिसमें बहुत अच्छा स्पीडी ट्रायल को लेकर लाया गया है। दूसरी मैं बात कहूँ तो विक्टिम सेंट्रिक है अभी इस बार का जो है, जैसे कि जो विक्टिम हैं उनको पुलिस वालों को अब बाध्य कर दिया गया कि आप उनको बताओगे कि आपको कहाँ तक क्या पहुँचा है, आपने कितनी अन्वेषण किया है, क्या है उनका अधिकार को लेकर, और जल्दी से जल्दी उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले उसके बारे में बात किया गया है। तो इस तरीके से हमारे नए लोगों को बनाया गया है। मैडम नए कानून में महिला संबंधी अपराधों के लिए भी किस तरह से सजा का प्रावधान रखा गया? महिला संबंधी के लिए पहले भी चीज़ें थी जो हमें संशोधन द्वारा डाला गया था हमारे आईपीसी में, जैसे कि 2013 का जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आईपीसी में भी किए गए थे। अब बीएनएस में ये अच्छा है कि बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उसके लिए अलग से चैप्टराइजेशन किया गया है, चैप्टर 5। इसकी सज़ा भी अच्छी संगीन में रखी गई है और बहुत अच्छे से इसे समझाया गया है। अब महिलाओं की आपने बात की है तो मैं इसमें बात करूँगी ट्रांसजेंडर्स की। ट्रांसजेंडर्स को भी अब जेंडर में जोड़ा गया है, जो कि पहले नहीं जोड़ा गया था। इसे अलग से जेंडर में अब मेल और फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी रखा गया, उनके अधिकार की भी बात यहाँ पे की गई। मतलब जो नया कानून मैडम इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है जी, अब ऐसा हो गया 0 एफआईआर। बहुत अच्छे से बीएनएसएस में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से 0 एफआईआर कर सकता है, बट हाँ उनको 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और एफआईआर में साइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लिया गया है। जितनी भी चीज़ें हैं उनको पारदर्शी करने की बहुत कोशिश की गई है ताकि चीज़ें सबको पता हो, स्पेशली विक्टिम्स को पता हो कि उनका केस कहाँ जा रहा है, और जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करने की मतलब कोशिश क्या बनाया ही वैसे गया प्रावधान की स्पीडी ट्रायल। जैसे कि एब्सेंशिया के ऊपर मैं बात करूँ, इन एब्सेंशिया के ऊपर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था, अगर कोई फरार हो जाता था तो जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसका केस नहीं चलता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर कोई फरार हो जाता है तो सरकार अपने खर्चे पे उसके लिए एक वकील हायर करेगी, और अगर उसके पास वकील है दैट इट्स फाइन, और सामने वाले की तरफ तो रहेगा ही, और उसका केस चलता रहेगा भले वो फरार है।
तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प लेकर आया है। मैडम, हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे मामलों में किस तरह की सजा का प्रावधान है, किस तरह की प्रक्रिया है? सर ये तो अपने पास पहले ही बहुत अच्छी प्रक्रिया इसमें दी गई थी, इधर तो हमारा उतना प्रॉब्लम था नहीं, तो उसको वैसे ही रखा गया है। हाँ, थोड़ी सज़ा बढ़ा दी गई है, कम कर दी गई है। जैसे चोरी वगैरह का भी अगर आप देखो तो सजाएं काफ़ी बढ़ाई गई हैं अब पहले से। और अगर पुराने आप आईपीसी में देखोगे तो फाइन भी बहुत कम थी, जुर्माना बहुत कम लगाए जाते थे। तो आज की जैसे दौर है उस हिसाब से जुर्माना में भी बहुत परिवर्तन किया है। मैडम, जब से भारतीय न्याय संहिता लागू, इसकी प्रक्रियाएं लागू, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती कहीं न कहीं सूत्रों के माध्यम से। हालांकि अधिवक्ताओं के जरिए उन लोगों द्वारा प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाती। तो लोग, चूँकि जानकारी के अभाव में लोगों को भटकना पड़ता है, तो लोगों को इस भारतीय न्याय संहिता की भी विभिन्न धाराओं की जो अभी नए, जैसे कि आपने अभी बताया कि नए इस कानून में लोगों की सुविधाओं के मध्य कई अहम बदलाव किए गए हैं। तो लोगों तक मैडम इसकी जानकारी पहुँचे, इसके लिए किस तरह से प्रयास किए जाने की जरूरत है आने वाले समय में? सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए, वो कर भी रही है लोगों के नॉलेज के लिए, पर वो उतना काफ़ी नहीं है। बात तो सर लोगों की छोड़िए, यहाँ पे वकीलों और जुडिशरी को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं हम इसके लिए, क्योंकि अचानक से नया लॉ आ गया है। अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, उनको पूरे पुराने धाराएं याद थी, अब उनको वापस से नए धाराएं याद करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा चुनौती होता है, क्योंकि ये हमारे मेन लॉज थे, जो क्रिमिनल लॉज थे वो हमारे मेन लॉज थे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एसेसिबल कर भी दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उतने संसाधन हमारे पास नहीं है। जैसे कि पुलिस वालों के भी बोल दिया गया कि आप जब भी अन्वेषण करेंगे तो हर चीज़ को मोबाइल में भी अगर वो चाहे तो उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान बनाया गया। तो ये सारे प्रावधान जो बनाए गए हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन अभी हैं नहीं। तो इस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट शायद इस पर बहुत ही जल्द काम करना शुरू करे। मैडम, इन नए कानून में संगठित अपराध को रोकने के लिए अभी आता है, संगठित अपराध में जो शामिल रहते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए किस तरह की? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जोड़ा गया है, उसको दो भागों में बांटा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब जो लघु ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। अनलॉफुल असेंबली में भी जैसे मैंने बताया मॉब लिंचिंग वगैरह, तो जो लोग साथ में मिलकर करते हैं विद अ कॉमन इंटेंशन या फिर एक भीड़ बोलो, उनको लेकर प्रावधान रखे गए हैं, और उनकी जैसे कि मैंने बताया सजा भी काफ़ी संगीन रखे गए हैं, हीनियस रखे गए हैं, जिनकी जो क्राइम है, मतलब जो सजा है वो डेथ तक भी दिया गया, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं। जी मैडम, बताएं कि पुलिस की जांच में नए कानून में किस तरह का प्रावधान किया गया, कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं? पुलिस की जांच को ऐसा बना दिया गया है कि उनको हर चीज़ वीडियोग्राफ करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था, और ये एक चुनौती भी है कि उन लोग कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ को देख के बहुत आलोचना भी किया जा रहा है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। तो जो पुलिस की जांच सब चीज़ वीडियोग्राफ होगी, वहाँ पे आसपास के साक्षियों को बुलाया जाएगा। उसमें ये प्रावधान भी जोड़ा गया है कि अगर जो आएंगे साक्षी, जो विटनेस आएंगे उसको, अगर वो मना कर देते हैं वहाँ पे एज अ साक्षी के लिए, तो आप पब्लिक सर्वेंट को हेल्प नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। ये धारा में भी लिस्ट की है। मैडम, हिट एंड रन मामले में अक्सर ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जो आरोपी पक्ष रहता है तत्काल उसे थाने से ही जमानत दे दी जाती है, और पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाता है। तो नए कानून में किसी तरह कोई संशोधन है हुआ क्या? हिट एंड रन तो सर बहुत फेमस हुआ था, आप मीडिया वाले तो आपको पता ही होगा। काफ़ी इसमें हड़ताल वगैरह किया गया था, क्योंकि बहुत ही कठोर उसमें दंड और जुर्माना लगाया गया है, तो उनके तरफ से भी काफ़ी हड़ताल वगैरह होने की वजह से अभी अपहोल्ड कर दिया गया। अपहोल्ड करने का मतलब अभी बीएनएस की वो धारा लागू नहीं होगी, उसके लिए अभी जो हमारे पुराने प्रावधान थे वही लागू। मैडम, चूंकि आप अपने कोचिंग संस्थान के माध्यम से सिविल जज की परीक्षाओं की भी तैयारी करा रही, तो किस तरह की तैयारी होती है मैडम, और इसके लिए जो इसमें शामिल होने जाते रहे अभ्यर्थी, उन्हें किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए? सिविल जज की जो तैयारी होती है वो 3 परीक्षाओं में होती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि दिसंबर या जनवरी तक में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके लिए जो तैयारी होती है वो बेयर एक्ट के माध्यम से होती है। बेयर एक्ट में जितने भी धाराएं होती है वो हमें करना रहता है, कुछ लैंडमार्क केसेस है वो करना होता है। 100 मार्क्स की परीक्षा होती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में अभी बदलाव आया है, पहले केवल जो एलएलबी कर लेते थे स्टूडेंट्स वो भी सिविल जज के एग्जाम दे सकते थे, पर अब एडवोकेट का एनरोलमेंट एटलीस्ट आपसे मांग रहा है, बार काउंसिल एनरोलमेंट आपसे मांग ही रहा है, वो एक चेंज हुआ है। और सब्जेक्ट में अब जीके भी जोड़ा गया है, छत्तीसगढ़ जीके, जो कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो बाहर स्टेट के थे उनको कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिल जाता था, क्योंकि सारे लॉ के ही सब्जेक्ट्स थे।
तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पीएससी के द्वारा या बोला जाए चालू किया गया है। मैडम, कॉइन मीडिया के दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो शिक्षित लोग हैं, जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जिनको पता है, जो लॉ के नहीं हैं तो भी कई लोग ऐसे हैं कि इसको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और ये इनके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कलेक्ट करके रखें। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि इसे शेयर करिए अपने पेरेंट्स के पास, जितने भी वनरेबल सोसाइटी है, मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बुजुर्ग हो गए, घर के बच्चे हो गए, जिनको ज़रूरत है। अगर कोई स्कूल की टीचर है तो मैं उनसे भी कहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करके स्कूल में बताइए, गाँव में बताइए। आप हम शिक्षित लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ लॉ फील्ड के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षित जितने भी लोग हैं वो सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके अवेयरनेस को बढ़ाएं। हम भी सिटीज़न हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी है। ये थी हमारे साथ लेक्चरर और अधिवक्ता पूजा ठाकुर जी, जिन्होंने हमें पुराने कानून बीएनएस के या आईपीसी की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि जागरूकता के अभाव में, चूंकि जो नए कानून लागू हुए, जागरूकता के अभाव में लोगों तक की जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो इनके माध्यम से, हालांकि बहुत दूर में इनके द्वारा एक कोचिंग संस्थान का भी संचालन किया जाता है, जिसमें अधिवक्ताओं के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। नए अधिवक्ता काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जुड़े हुए हैं, तो तमाम तरह की जानकारियाँ ये थी। साथ ही यह बताया कि जो नया कानून भारत सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा लाया गया, निश्चित ही लोगों के पुराने कानून की अपेक्षा लोगों के लिए बेहद ये लाभकारी है और लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।